जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम जयन सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न आए थे इस पेपर में, जिसके अंतर्गत 40% नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित थे, जबकि 80% टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित है। सिविल इंजीनियरिंग के दो पेपर हुए थे, एक तो डिग्री वालों का हुआ था और एक डिप्लोमा वालों का हुआ था। इस वीडियो में हम डिग्री वालों का पेपर का हल करने वाले हैं और ये पेपर 12 सितंबर 2021 को हुआ था। तो चलते हैं एक एक प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन आया था, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आया है, देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, जिसमें 4 शासकों के नाम आपको दिए हैं। उनमें से 2 का चयन करना है जिसने मुगलों को सहयोग नहीं किया था। तो इन राजाओं में 2 राजा ऐसे थे, जिसमें एक तो चंद्रसेन है, जिसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। वैसे प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसी का अनुसरण किया था चंद्रसेन के द्वारा, जो कि मारवाड़ के शासक रहे थे। और राणा सांगा, इन्होंने भी मुगलों से लोहा लिया था। तो ये 2 ऐसे राजा हैं, राणा सांगा और चंद्रसेन, जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया, यानी 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 2। अगला, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? तो महाराणा प्रताप के बाद उसी का ही पुत्र था अमर सिंह, ये शासक बना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो गिलुंड था, बालाथल भी है, ओजियाना भी है, लोथल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी के अब्बा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? यानी कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है? तो लूणी नदी, ये अरब सागर की ओर जाती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो इन ऑप्शन में देखिए, आपका भरतपुर तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए तो बिल्कुल कट ही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भरतपुर हटा दो और दूसरा जालौर हटा दो, जालौर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 बड़े बड़े राज्य सीमा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि ये क्रम पूछ ले तो सबसे ऊपर गंगानगर से स्टार्ट होता है, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो जब मैंने शिलालेख वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है मैंने कि एक ही ऐसा शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख, जिसमें अजमेर और सावर के चौहान शासकों की जानकारी दी है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सोनाड़ी की पूछ रहा है। सोनाड़ी जो नस्ल है भेड़ की, ये कहाँ पाई जाती है? तो जनरली जो सोनाड़ी नस्ल है, तो सोनाड़ी नस्ल जनरली आपको राजस्थान के दक्षिण भाग में देखने को मिलेगी। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो इसको खमनोर का युद्ध कहने वाले थे अबुल फजल, ये ध्यान में रखना। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगलों की ओर से लड़े थे
मानसिंह, जो कोई जयपुर के कछवा शासक थे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था किसने? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तरफ आपको किसान आंदोलन दिए है और दूसरी तरफ उनको प्रारंभ होने वाला वर्ष दिया गया है, तो उसमें आपको सही जोड़ी मिलान करनी है। देखिए, इस प्रश्न को कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि भाई हर एक किसान आंदोलन के डेट याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बड़ा अलावा भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आपने पढ़ा होगा कि बेगू किसान आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन है और ये 1800 में स्टार्ट हो गया था। 1921 में जाकर तो इसकी समाप्ति हो गई थी। तो बेगू किसान आंदोलन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। जो भी बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए थे तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो बेगू किसान आंदोलन हो जाएगा इसमें। सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था ये होता बिजोलिया का, जो कि 1800 में स्टार्ट हो गया था और 1921 में जाके खत्म होता है। बेगू किसान आंदोलन जब ये खत्म होता है तभी बेगू किसान आंदोलन चालू होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ किसान आंदोलन ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान में रखना है। 1930 में जाके ये स्टार्ट हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन ये आपको 1922 में ये स्टार्ट हुआ था। तो वैसे तो देखा जाए तो अधिकतर ये 3 जोड़ियां हैं, ये तो सही है। बेगू किसान आंदोलन की जोड़ी तो सही है, ये तो करेक्ट है, 1921 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो हमको सही जोड़ी ही मिलान करनी है, तो सही जोड़ी अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस जिले में है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर क्षेत्र में है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें उदयपुर हो। अब देखिए, यहाँ पे उदयपुर वन वाला जो ऑप्शन है हमारे पास एक ही है, 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इसके अलावा अदर ऑप्शन भी देखें तो जैसलमेर तो हो ही नहीं सकता। जैसलमेर में तो सबसे वैसे पब्लिक ही सबसे कम है, तो वनों की संख्या भी कम ही देखने को मिलती है। उदयपुर का एरिया जिसमें शामिल है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, भूरी मृदा अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है और बनास बेसिन में पाई जाती है। तो एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसलमेर हो ही नहीं सकता। जैसलमेर तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी, भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, बाड़मेर में भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। एक ही ऑप्शन बचता है बूंदी, जो कि बनास नदी का अपवाय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से भी हम अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आपको यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले को मैच करवाना है। तो देखिए, पहला युग्म गलत हो जाता है। यहाँ पे जम्बारामगढ़ जयपुर में है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें सरिस्का अलवर में है, केसरबाग धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। बाकी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पे गलत हो जाता है। जम्बारामगढ़ कहाँ पे? जयपुर में, सबको पता है, आसान सा सवाल था। सिरावन क्या है? गांवों में जो प्रातःकालीन भोजन होता है, गांव के लोग जो सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं, छाछ राबड़ी का, उसी को सिरावन कहते हैं। अगला, मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में है ये मौसम विभाग की वेधशाला। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताना की निम्नलिखित में से रियासत उन्हें 1817 और 1818 में जो संधि हुई थी, तो उसमें कुछ रियासतें दी गई हैं जिन्होंने समझौते किए थे। तो कालक्रम के अनुसार सही कालक्रम आपको बताना है। तो आपको ये पता होगा कि जो सबसे पहले जो संधि करने वाले कौन थे। सबसे पहले जो संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था वो था करौली। करौली ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, शामिल हुआ था। तो करौली यानी ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें, ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के पर्यटन के विपणन अभियान में वर्तमान में टैगलाइन क्या है? तो वो टैगलाइन है यहाँ, तो वो है पधारो हमारे देश,
राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इज कंसिडर एज द फादर ऑफ राजस्थान आर्किटेक्चर। राजस्थानी वास्तुकला का जनक एक ही व्यक्ति नाम आता है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जिन्होंने अधिकतर दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो वास्तुकला के जनक कुंभा को ही माना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह वारठ, इसका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य रचना और साहित्यकारों का गलत युग्म आपको बताना, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, एकलिंग महात्म, ये ही गलत हो जाएगा। चंद्र प्रकाश देवल, एकलिंग महात्म नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत ही ऑप्शन आपको चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। बाकी चेतावनी रचुटिका केसरी सिंह वारठ ये सही है, और ढोला मारूरा दुआ कभी कल्लोल ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जलवायुवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भवई लोक नृत्य का संबंध किससे? तो कृष्ण व्यास छंगाणी, ये भवई लोक नर्तिका है, कृष्णा व्यास छंगाणी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 24वां क्या कह रहा है। असंगत छाटना कैला देवी करौली में है, करणी माता देशनोक बीकानेर में, जीण माता सीकर में। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा यहाँ पे, और रानी सती झुंझुनू में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जीण माता कहाँ पे है? सीकर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत वाला आंसर हो जाएगा। असंगत अपन को छाटना है। अगला प्रश्न देखिए कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित की गई एक किस्म है माही कंचन मक्का की, ये किस्में काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये फसलों की किस्मों को भी आपको ध्यान में रखना है। माही कंचन, माही धवल, इन फसलों की किस्मों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख देखिए धौलपुर और करौली वालों को तो बनाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले चरण में शामिल हुए थे। राजस्थान संघ दूसरा चरण है, दूसरे चरण में कोटा का महाराब को शासक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही का महाराज आएगा नहीं, क्योंकि सिरोही तो लास्ट में शामिल हुई थी, सिरोही नहीं होगा। करौली और धौलपुर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले मत्स्य संघ में ये शामिल हुए थे। तो राजस्थान संघ तो दूसरे चरण में शामिल हुआ था, तो दूसरे चरण में कोटा का क्षेत्र भी शामिल होता है, तो कोटा के महाराब को राज प्रमुख बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है ये है सीताबाड़ी का जो मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो बागड़ क्षेत्र का ये प्रमुख मेला है, सीताबाड़ी का मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृपाल सिंह शेखावत काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्लू पोर्टरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। किले हैं और उनके स्थान इनको सम्मिलित करना है। गागरोन का किला झालावाड़ में है, जी हाँ झालावाड़। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जी हाँ। भानगढ़ अलवर में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असंगत हो जाएगा, और करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि हमको असंगत छाटना था। आगे चलते हैं। आगे देखिए, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी विकास क्षेत्र कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्थान द्वारा वित्त प्रदान कर रही है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा इसको वित्तीय सहायता मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया? तो वो थे गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। अगला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कहाँ है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। तो 2016 में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ पे आपको डेट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी।
डेट है इसकी 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना स्टार्ट हुई थी। अगला, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग। तो किशनगढ़ शैली की जब बात आती है तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, राजा सावंत सिंह का शासनकाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक का, ये प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, करंट इकोनॉमिक से रिलेटेड था, जिसमें आपको 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि 2021-22 के आसपास 21 में ये पेपर हुआ था, तो करंट का ही एक तरह से ये क्वेश्चन था, इकोनॉमिक का प्रश्न है। 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राजमार्गों की कुल लंबाई क्या थी? तो ये थी 621.25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिकतर लोगों का गलत गया था, कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि इकोनॉमिक से रिलेटेड उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न मिलान करना है और उसके आधार पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ बाकली बांध आपको, सुकली और बाकली ये आपको कहाँ मिलेंगे? लूनी नदी पर मिलेंगे। लूनी नदी आपके पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो जालौर का क्षेत्र आ जाएगा, तो लूनी बाकली बांध कहाँ हो जाएगा? जालौर। इसके अलावा सोम, कमला, अंबा ये डूंगरपुर से संबंधित है, बी में 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 4, ए और बी में 3 4, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे बाकी और बांधों को देख लेते हैं। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, और जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, जो कि माही नदी पर है। तो ये चारों बांधों का नाम आपको ध्यान में रखना है। सोम, कमला, अंबा ये बांध तो कई बार पूछा जा चुका है, ये परियोजना कई बार पूछी जा चुकी है डूंगरपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता है? तो ढूंढाड़ी भाषा की जब भी बात आती है, जयपुर आपको टिक करना है। एक संत हुए थे दादू दयाल, जिनकी रचनाएं भी ढूंढाड़ी भाषाएं में थी, जयपुर से संबंधित थे। तो जयपुर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 देखिए, अमृता देवी की जब भी बात आती है तो आपको नाम आना चाहिए जोधपुर का। जोधपुर से रिलेटेड ये घटनाएं हैं, बाकी आपको और कुछ नहीं पढ़ना। अमृता देवी की बात की है तो जोधपुर टिक कर देना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको फसलों की किस्मों से पूछा गया है, इसमें आपको मैच करना है और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको मैच करना है। तो आपने ऐड में कभी देखा होगा कि ट्रैक्टर वाला जो ऐड आता है सोनालिका वाला, तो सोनालिका जो फसल है ये गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में गेहूं है, तो गेहूं को आप मैच कर लीजिए सोनालिका से, या फिर जिसके आगे राज शब्द लग रहा है, RAJ शब्द लग रहा है, तो ये मान लो ये गेहूं की फसल है, ठीक है। और एक बाला और पूसा ये चावल की फसल है, तो मैच कीजिएगा। बी में आपका एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इनमें एक फायदा ये रहता है कि यदि आपको एक ऑप्शन भी पता है ना, और ऑप्शन कुछ ऐसे आए हैं कि जिसमें सारे ऑप्शन अलग अलग हो, तो उसमें हम आसानी से उत्तर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सारे ऑप्शन का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, इनमें ये जरूर फायदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल की फसलें याद रख लेनी है, एक तो आपको बाला और पूसा, हिंदी वाली जो फसल है इनके किस्म में आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे चावल की बाला और पूसा, गेहूं की सोनालिका, और RAJ जिसके आगे भी लग रहा है, वो सारे की सारी फसलें आपकी गेहूं से रिलेटेड आएगी अधिकतर। ऐसे जरूरी नहीं कि सारी आए, लेकिन कुछ एक अन्य फसलों से भी संबंधित है, लेकिन अधिकतर आपको गेहूं से रिलेटेड मिलेगी। सोनालिका गेहूं से रिलेटेड है, बाला और पूसा आपकी चावल से रिलेटेड है। तो इनसे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 40वां। देखिए क्या कह रहा है, जिंक की खदानों से संबंधित है। तो जिंक की खदान आपको बतानी है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें शामिल है। देखिए आप, जिंक अकेला नहीं निकलता है, सीसा भी इसके साथ में निकलता है। जनरली हम इसको सीसा जस्ता के रूप में पढ़ते हैं।
जिंक माने जस्ता होता है, तो जस्ता जब आपको ध्यान में आता है तो सीसा जस्ता आपको ध्यान में आना चाहिए। जिंक अलग से ऐसा कोई खदानें नहीं है, सीसा जस्ता की खदानें ही, इनसे ही आपको जिंक की प्राप्ति होती है। तो जिंक वाला जो खदानें हैं ये आपको मेनली उदयपुर में देखने को मिलेगी। उदयपुर का आसपास के क्षेत्रों में भी ये खदानें देखने को मिलेंगी। उदयपुर में जाबर क्षेत्र, ये तो कन्फर्म आई है। तो जाबर यानी कि ऑप्शन नंबर 5 तो कन्फर्म आई है। जाबर खान सबसे बड़ी खान है शीशे जस्ते की। इसके अलावा मोचिया, ये भी उदयपुर में है, मोचिया मगरा के नाम से। मोचिया मगरा की खाने, ये भी क्या है, शीशे जस्ता की खाने हैं। अब जैसे बाकी ऑप्शंस आपको पता नहीं है कि बाकी किस किस की खाने हैं, तो आप 1 और 5 वाला ऑप्शन देख लीजिए, और 1 और 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। बलारिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो मोचिया, बलारिया और जाबरमाला, ये तीनों खाने शीशे जस्ते की खाने हैं, यानी कि जिंक की खाने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया था हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट कंप्लीट। अब इसके टेक्निकल पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में आपको सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका भी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले से मौजूद चट्टानों की प्रकृति में परिवर्तन से कौन सी चट्टानें बनती है, यानी कि विच रॉक्स आर फॉर्म बाय चेंज इन द करेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी कि पहले जो रॉक्स थी इनके करेक्टर चेंज हो रहे हैं, इससे कौन सी रॉक्स बनती है, तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। जो लावा है, लावा से जो फर्स्ट टाइम रॉक्स बनेंगी वो आग्नेय रॉक्स कहलाएंगी, और आग्नेय रॉक्स के टूट फूट के कारण से एक नई रॉक्स का निर्माण होता है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। और यदि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में यदि केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है तो उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी चेंज हो रही है, मतलब उसमें केमिकल चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में एल्युमिनियम, सीमेंट में एल्युमिनियम क्या काम करता है। जो क्विक सेट यदि सीमेंट को बनाना है तो उसके लिए हम इसमें एल्यूमिना मिलाते हैं, तो क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या कह रहा है, डिफेक्ट बताना है। डिफेक्ट दैट इज इंडिकेट बाय द कर्वेचर फॉर्म इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ। टिम्बर की लेंथ में यदि कोई कर्वेचर आ रहा है तो वो एक धनुष के जैसा शेप धारण कर लेगा, यानी कि बो शेप धारण कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी, धनु या बो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यम कार्बन यानी कि मीडियम कार्बन स्टील की बता रहा है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो जनरली जो लो कार्बन स्टील है इसमें तो 0.25 से कम का परसेंट से कम कार्बन होता है, 0.25% से कम कार्बन होता है, और इससे ज़्यादा जो कार्बन होगा ये माइल्ड स्टील में होगा, मीडियम कार्बन स्टील में होगा। ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं लो, मीडियम और हाई के ही दिए गए हैं। तो मीडियम वाला जो ऑप्शन है हमारा 0.25 से ज़्यादा वाला हो जाएगा, 0.25% से ज़्यादा और 60% तक का, 0.60% के बीच में जो कार्बन कंटेंट रहता है वो आपका मीडियम कार्बन वाला हो जाएगा। लो कार्बन की भी यदि ये पूछता तो हम कौन सा ऑप्शन करके आते, 0.1 से 0.25% के बीच तक का। ठीक है, तो मीडियम कार्बन वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए 45 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का बर्निंग प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। जब हम स्टील का मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि सरिया वगैरह या रेनफोर्समेंट वगैरह का निर्माण करते हैं तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टील को खींचने का काम करते हैं। तो यही ड्राइंग ऑपरेशन होता है, उसमें खींचते हैं जिससे क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो हो जाता है कम और उसकी लेंथ में बढ़ जाता है, और ये दोनों ही प्रोसेस लीनियरली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शन टू
रिड्यूस क्रॉस सेक्शन, एक तो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाता है, और इंक्रीज लेंथ प्रोपोर्शनली, लेंथ में इंक्रीज देखने को मिलता है। और ये इंक्रीज कैसे देखने को मिलता है? प्रोपोर्शनली देखने को मिलता है, यानी कि जितना क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी ही लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी। और ये कब मैन्युफैक्चर कब होता है? जब हम किसी स्टील का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका ड्राइंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अगला 47वां देखिए क्या कह रहा है, पर्पज ऑफ, कौन सा टेस्ट है जो कि अनकम्बाइंड लाइम ऑफ सीमेंट को डिटेक्ट करता है या उसकी प्रेजेंस को बताता है। तो लाइम जनरली सीमेंट में आपको साउंडनेस देता है, तो साउंडनेस का पता कराने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ में क्या होना चाहिए? तो गुड ब्रिक अर्थ में सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपकी सिलिका होती है। सिलिका का 50% से ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिलिका आपका सबसे कम या 20 से 30% बता रखी है, तो ये तो सिलिका तो होएगी नहीं। दूसरे नंबर पे आता है आपका एल्यूमिना, एल्यूमिना का 20 से 30% देखने को मिलता है, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिना का 20 से 30%। बाकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5% देखने को मिलती है, और लाइम देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बता दिया, तो लाइम की मात्रा भी यहाँ पे 5% के आसपास ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 30 से 35% बता दिया तो गलत है। तो सही करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा? एल्यूमिना हो जाएगा 20 से 30% वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हीकल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज यूज। व्हीकल इंग्रेडिएंट उसका क्या काम होता है? व्हीकल को अपन वाइंडर भी कहते हैं और कैरियर भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। व्हीकल का काम होता है जो भी पेंट के इंग्रेडिएंट है उनको जॉइंट रखना, इसका काम होता है। उनको बाइंड करना इसका काम होता है, इस कारण इसको बाइंडर भी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? टू होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इन ए लिक्विड सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। टू मेक पेंट थिन, पेंट को थिन करने के लिए हम थिनर को यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सेलरेट द ड्राइंग प्रोसेस, इसका काम हो जाएगा, ड्रायर का काम है ये किसका काम है? ड्रायर का काम है ये, तो ठीक है, ये थिनर का काम है। और फॉर्म ऑफ बल्क प्रोवाइड करना आपका बेस का काम है, ये काम किसका है? बेस का। बेस बल्क प्रोवाइड कराता है, और जो इंग्रेडिएंट है इनको होल्ड करने का काम कौन करता है? वो बाइंडर या व्हीकल या कैरियर करता है। अगला प्रश्न, फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम की पूछिए, क्रिटिकल पाथ मेथड, बहुत आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी। अगला, फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो मैं आपको बता दूं ये चारों की चारों जो कॉस्ट दे रखी है, ये चारों की चारों फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, ओवरहेड एंड ऑफिसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सुपरविजन और एमनेंटी, ये सारी की सारी कैसी कॉस्ट हैं? ये फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हो सकता है ये प्रश्न डिलीट हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लैग टाइम क्या होता है? लैग टाइम वो टाइम होता है जिससे पहले घटना को पूरा किया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, टाइम बाय विच एन इवेंट प्रोसीड बाय इट मस्ट बी कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो सबसे कम टाइम लगता है यदि हमारी जो कंडीशन है वो अनुकूल कंडीशन है, तो उस समय जो टाइमिंग लगेगा, सबसे कम टाइमिंग लगेगा, उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सबसे मिनिमम टाइम की ही पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच इक्विपमेंट इज यूज टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल, तो ग्रेडर का यूज करते हैं हम ग्राउंड को लेवल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द क्रेन लफिंग ऑपरेशन, लफिंग ऑपरेशन होता क्या है? जो ब्रूमिंग होता है, ब्रूम जो होता है, बूम, आपने देखा होगा क्रेन में एक कंप्रेसिव पार्ट रहता है बूम, बूम को ऊपर नीचे करने की प्रोसेस को लफिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूविंग द बूम इन और आउट एज रिक्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर देखिए 56 वाला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्लूइड विच पोजेज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कौन से फ्लूइड में होती है, तो वो रियल फ्लूइड में होती है। आइडियल फ्लूइड में तो कोई विस्कोसिटी होती नहीं है, और रियल फ्लूइड के ही पार्ट होते हैं आपके न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। तो जो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका वो रियल फ्लूइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एमकेएस सिस्टम में आपको सरफेस टेंशन की यूनिट बतानी है। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है मेन तो एसआई पद्धति में होती है न्यूटन पर मीटर, लेकिन यह एमकेएस पद्धति में पूछा है तो न्यूटन की जगह यहाँ पे केजीएफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर से जो कंप्रेसर होता है उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो किसके सापेक्ष नापा जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष ये नापा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 59वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, द फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस की बात कर रहा है ये, तो स्पेस की बात कर रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, लेकिन यदि ये टाइम के रेस्पेक्ट में बात करता तो ये स्टेडी फ्लो हो जाता। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है, यदि टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो चेंजेज नहीं होता है तो वो स्टेडी फ्लो हो जाएगा, और स्पेस के रेस्पेक्ट में यदि फ्लो चेंज नहीं होता है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। तो इसमें यूनिफॉर्म फ्लो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसा होता है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन उसमें कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डिवाइस यूज टू मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो पिटोट ट्यूब यूज करते हैं। बाकी के ओरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर ये दोनों तो आपको डिस्चार्ज नापने का काम करते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो नापने का काम करते हैं। मैनोमीटर का जनरली हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपलोती बियर का जो साइड स्लोप होता है वो क्या होता है, तो 1/4 का साइड स्लोप होता है चिपलोती बियर में, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है चिपलोती बियर जो कि एक ट्रेपेजोइडल शेप होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 63 वाला, ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना किसके बराबर होता है, तो 1 स्क्वायर मीटर की जब भी बात करें तो ये 10.76 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, या फिर 1.2 यार्ड स्क्वायर वर्ग यार्ड के बराबर होता है, या फिर यार्ड या गज भी इसको कह सकते हैं, 1.2 कह दो या 1.196 कह दो, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर जो बराबर होगा या तो 1.76 फीट स्क्वायर कह दो। इंचों में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1550 के आसपास हो जाएगा, 12 यानी 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1550 हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आप मैच करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.169 वर्ग गज, और जबकि 10.70 ये क्या है फीट स्क्वायर आता है, इसमें फीट स्क्वायर आता है ना, तब ये जाके करेक्ट आंसर होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 1.169 वर्ग गज ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंजीनियरिंग चेन्स की लंबाई पूछी है तो 100 फीट की होती है, 100 लिंक इसमें होते हैं। ट्रांजिशन, अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिशन टॉलराइट जिसमें एक टी शेप का फ्रेम होता है, इस टी शेप के फ्रेम में जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम होता है इसको कहते हैं इंडेक्स आर्म कहते हैं, और ये वर्टिकल वाले को कहते हैं क्लिपिंग आर्म। तो इसमें कौन से का पूछा है, वर्टिकल वाले का पूछा है तो क्लिपिंग आर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिलेटिव परमानेंट पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस वुल एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू सम एज्यूम डाटा, एज्यूम डाटा के सापेक्ष यदि कोई एलिवेशन अपन लेते हैं तो उसको बेंचमार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, काउंटर इंटरवल हमेशा स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल बिटवीन द जेनिथ एंड सेलेस्टियल इक्वेटर उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लैटिट्यूड किसको कहते हैं,
एंगल जो कि जेनिथ और सेलेस्टियल इक्वेटर के बीच में बनता है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फील्ड बुक का आकार पूछा गया है। फील्ड बुक का आकार जनरली 20x12 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब इन ड्राइंग फेज डायग्राम वेट ऑफ एयर को जनरली हम 0 एज्यूम करके चलते हैं कि एयर में कोई वेट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में सिल्ट का सिंबल पूछा गया है। सिल्ट का सिंबल जनरली हम एम को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डायरेक्ट आपका कोडल प्रोविजन से पूछा गया है, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होता है 5000 इंटू √FC। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला वेल ग्रेडेड सोइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड सोइल के लिए 1 से 3 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो जनरली फॉर्मूला दिया हुआ है 0.7 इंटू √FC के। FC की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 20। इसको यहाँ पे पुट करेंगे और जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 3.13 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, त्रिअक्षीय संपीड़न में यानी ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहा है, जिसमें ये पूछा गया है कि लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होता क्या है। तो जनरली हम लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो लेते हैं ये 2 के अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1.5 से लेकर के 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सिस्टम वाटर रिक्वायर फॉर इरिगेशन सप्लाई थ्रू आउट द क्रॉप ईयर, यानी कि पूरे साल भर तक जिसमें इरिगेशन कर सकते हैं तो उसको कहते हैं पेरेनियल इरिगेशन, यानी कि 12मासी सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में आपका पूछा गया है कि जो स्ट्रिप्स हैं उनकी साइज क्या होती है। तो जनरली जो स्ट्रिप बनाई जाती हैं वो 10 से 20 मीटर वाइड होती हैं और 100 से 300 mm लॉन्ग होती है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न कह रहा है कि बाय टर्निंग द पाइप थ्रू द एंटायर विड्थ 15 मीटर बिटवीन पाइपलाइन द इरिगेशन इज फिक्स नोजल सिस्टम, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमको 15 मीटर में कोई विड्थ में सिंचाई करनी है तो पाइप को अपन कितने एंगल पर मोड़े कि उसके पूरे एरिया को वो कवर कर ले। तो इसके लिए 135 डिग्री के एंगल पर पाइप को मोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ड्यूटी होती क्या है, ड्यूटी वो होती है कि यूनिट यदि वाटर हमारे पास है तो उससे कितना एरिया वाटर एरिया इरिगेट हो रहा है। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ ए यूनिट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये है फसलों से रिलेटेड, ऐसी कौन सी फसल है जो कि ऑटोमन में तो बोई जाती है और स्प्रिंग में काटी जाती है, यानी कि शरद ऋतु में कौन सी बोई जाएगी, तो वो एक ही फसल है रबी की फसल। जो फिलहाल अभी बोई जा रही है वो रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कैनेडी थ्योरी के अनुसार आपको कांस्टेंट सी की वैल्यू बतानी है कि कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या होती है। तो जनरली इसके लिए जो सी का मान दिया जाता है ये 0.70 इसका मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.70। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सप्रेस इन डेप्थ। देखिए डेप्थ में प्रेसिपिटेशन का अमाउंट जनरली तो mm में नापा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे ही डेप्थ के रूप में दिए गए हैं 1 स्क्वायर मीटर को छोड़ करके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन फिलहाल ये क्या है डिलीट कर दिया गया था, इस पर रिट वगैरह लग गई थी। तो वैसे देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉर गेटिंग गुड ब्रिक बॉन्ड, यानी कि अच्छे से ब्रिक बॉन्ड करने के लिए हमको लैप लेंथ कितनी मिनिमम रखनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए लैप लेंथ मिनिमम
आपको लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो 1/4 रखते हैं, 1/4, और विड्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो 1/2 लैपिंग रखते हैं। तो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। यदि ये विड्थ के अकॉर्डिंग पूछता, अलोंग द विड्थ पूछता, तो वो हो जाती फिर 1/2 हो जाती। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/4, क्योंकि इन्होंने लेंथ के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है, जिसके अल्टरनेट कोर्स पर हेडर और फुटर हम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। अगला, फ्लोर सपोर्टेड अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर की जो फ्लोर है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर तो उसको कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सब फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के नीचे रहता है तो ये भी गलत हो जाएगा। सॉलिड फ्लोर, ऐसी कोई फ्लोर है ही नहीं है, सस्पेंडेड फ्लोर ही उसको कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्पेंडेड फ्लोर, जो कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे आप प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग न्यू फाउंडेशन अंडर द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि पहले से कोई फाउंडेशन है उसके नीचे यदि हम एक नई फाउंडेशन बना रहे हैं। होता क्या है, जब कोई फाउंडेशन खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम उसके नीचे एक नई फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं अंडरपिनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग होती क्या है, ये जनरली घरों के अंदर रिपेयरिंग के लिए यूज की जाती है और इसकी हाइट 5 मीटर तक की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग एंड रिपेयरिंग वर्क इनसाइड द रूम अप टू द हाइट 5 मीटर। वैसे तो बी में भी सेम टू सेम ऐसे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लेंथ को इसने कंसीडर नहीं किया, लेकिन ट्रेस्टेल जो इसको फोल्डिंग होती है वो 5 मीटर की ऊंचाई तक ही सफिशियंट रहती है, इससे ज़्यादा की ऊंचाई ये नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले में आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फॉर्म वर्क से रिलेटेड बताना है। तो फॉर्म वर्क कभी भी खुरदरा नहीं होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी कंक्रीट मटेरियल चिपके नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि सतह खुरदरी होनी चाहिए, जबकि फॉर्म वर्क की सतह हमें खुरदरी नहीं स्मूथ होनी चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि फॉर हैंड कंपैक्शन, जब भी हम हैंड कंपैक्शन करते हैं तो थिकनेस ऑफ लेयर कितनी ली जाती है। तो जनरली हैंड कंपैक्शन के लिए हम जो थिकनेस ऑफ लेयर जनरली लेते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की लेते हैं, 15 से 20, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएस मेथड के अकॉर्डिंग कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन M30 के लिए, M30 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो है 5, जबकि M20 और M25 इसके लिए 4 लिया जाता है। तो 30 की बात कर रहा है, 30 के लिए 5 लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है डायरेक्ट कोड से पूछा गया है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन में यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो को 5% से कम कर देते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जनरली आपको कोडल प्रोविजन में ये बताया गया है कि यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो में कोई चेंजेस करते हैं कि ±5 का 5% यदि वेरिएशन करते हैं तो यहाँ कोर्स एग्रीगेट में 1% का डेविएशन देखने को मिलेगा। तो वो किस में मिलेगा, कोर्स एग्रीगेट में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में भी इंक्रीज बाई 1%, यानी डिक्रीज करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कोड से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे एक्सयू मैक्सिमम पूछा गया है। जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सयू मैक्स अपॉन डी की जो वैल्यू होती है, जनरली आरसीसी का ये प्रश्न है, इसकी वैल्यू जनरली 3 स्टील के लिए 250 के लिए 0.53 होती है और 415 स्टील के लिए 0.48 होती है और 500 वाली ग्रेड स्टील के लिए 0.46 होती है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है, 250 वाली के लिए पूछा गया है। 250 वाली के लिए जनरली कितनी होती है, 0.53 होती है। तो 0.53 डी इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके अपन और यहाँ निकाल लेंगे। ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेना कितना आंसर आएगा। जनरली इसका 265 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में व्हाट इज द
वैल्यू ऑफ बोल्ट होल की वैल्यू निकालनी बतानी है आपको। जब 12 mm डायमीटर का बोल्ट यूज किया रहा है तो जनरली एक का वेरिएशन देखने को मिलेगा 12 mm के लिए, यानी कि 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन तो इसके आसपास है ही नहीं है, एक या दो का ही चेंजेस देखने को मिलता है, एक, दो या तीन का बोल्ट के केस में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मिनिमम स्पेसिंग आपको बतानी है। मिनिमम स्पेसिंग होती क्या है, ये जनरली 2.5 इंटू D0 लिया जाता है, यानी कि होल का 2.5 लिया जाता है। यहाँ पे बोल्ट का साइज दे रखी है 20, जनरली वेरिएशन यानी कि होल का जो साइज हो जाएगा वो 20 + 2 यानी कि 22 हो जाएगा। और डी की वैल्यू यदि हम D0 की वैल्यू 22 रखेंगे और इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जनरली ये जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 20 भी यदि करें तो 50 आ जाती हैं आपकी, लगभग कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50, यानी 50 mm के आसपास लगभग आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हम कैलकुलेट था मिनिमम एज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये एज डिस्टेंस 1.5 D0 ये मशीन कट के लिए और 1.7 हैंड कट के लिए, ये दोनों भी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मशीन कट की पूछ रहा है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 33 के आसपास हो जाएगा। D0 यूज लिया जाएगा तो 2 mm और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यानी कि 22 का गुणा कर देंगे 1.5 से, तो हमारे पास 33 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग जनरली 3 गुना ली जाती है, तो इसका 16 का 3 गुना कर दो, 16 × 3 = 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्रेविटी बॉल, ग्रेविटी बॉल जनरली किस हाइट के लिए यूज की जाती है, तो ग्रेविटी बॉल जनरली 3 mm हाइट तक के लिए यूज की जाती है। इसके बाद में 6 मीटर हाइट तक के लिए हम कंटिलेवर रिटेनिंग वाल का उपयोग करते हैं, और उसके बाद काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वाल का उपयोग 6 मीटर से ज़्यादा वाली हाइटों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी वाल का पूछा गया है तो 3 मीटर मैक्सिमम हाइट इसकी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में इफेक्टिव लेंथ पूछिए कॉलम, जो कि दोनों बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड फिक्स में लेंथ हाफ हो जाती है, L/2 हो जाती है इफेक्टिव लेंथ, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में एंगल सेक्शन दिया हुआ है 100 × 65 × 8 का, जिसमें ये बताया गया है कि 100 mm की जो लेग है ये कनेक्टेड है, तो शियर लेग क्या हो जाएगी, तो 100 के अलावा दूसरी जो लेग रहेगी यानी कि 65, ये इसकी शियर लेग हो जाएगी, तो 65 अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डायरेक्ट स्टील टेबल से पूछा गया है, आपको बीम दे रखी है, इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये टिपिकल याद रखना भी इसको डिफिकल्ट है। जनरली मैं बता दूं, स्टील टेबल से ये डायरेक्ट प्रश्न लिया गया था, 708 पाउंड 43 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा। अगला ये भी कोडल से पूछा गया है, बी क्लास के लिए इम्परफेक्शन फैक्टर की बात पूछी गई है। तो जनरली देखिए, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ABCD 4 क्लास होती है इम्परफेक्शन फैक्टर के लिए, ABCD, इन चारों का मान यहाँ पे दिया गया है। ए के लिए 0.21 लेते हैं, बी के लिए अपन 0.34 लेते हैं, सी के लिए 0.49 लेते हैं और डी के लिए अपन 0.76 लेते हैं। तो क्लास बी की बात की तो बी के लिए अपन 0.34 लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, एक बार फिर से लेसिंग की विड्थ के बारे में पूछा गया, तो अभी मैंने बात करी 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा इसमें। अगला यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रेक्टेंगुलर बीम की क्रॉस सेक्शन दे रखा है, टेंशन फोर्स दे रखा है, स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस का जनरली फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमको दे रखा है 300 किलो न्यूटन, 300 × किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज कर देंगे, और जनरली एरिया कितना है 300 × 400, बस कुछ नहीं, 300 से 300 कट जाएगा, 1000/400 यानी कि लगभग 2.5 के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न टार होता क्या है, टार कोयले के भंजक से प्राप्त होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हम टार को प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कई लोग इसको बिटुमिन से मानते हैं, लेकिन ये बिटुमिन का नहीं होता, ये कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है,
तो तार किससे मिलता है? कोयले के भंजक आसवन से देखने को मिलता है। पोरोसिटी, पोरोसिटी दी हुई है आपको और वॉइड रेशियो पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा ई का फॉर्मूला होता है n/1 - n। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे सरंतरा पोरोसिटी दी गई है यानी n दिया गया है, तो n को यदि कैलकुलेट करेंगे तो n/1 - n, n कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 1 - 0.4 यानी कि 0.6। इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.667 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ होगा? ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे आएगा। कोई लोड लग रहा है P, तो P से रिएक्शन कितनी आ जाएगी? P/2 इनसे हम सेंटर पे निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना हो जाएगा? P/2, लेंथ कितनी हो जाएगा? L/2। तो टोटली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो PL/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 108वां कह क्या आ रहा है? माइल्ड स्टील बार है, गेज लेंथ आपको दी हुई है, टोटल इलोंगेशन दिया हुआ है, स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपन को दिया गया 0.008 डिवाइडेड बाई 880 mm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.001 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का प्रश्न देखने को मिला है। रिलेटिव डेंसिटी लूज सॉइल के लिए कितनी होती है? तो जनरली लूज सॉइल के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 15 से 35 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 2.7, वॉइड रेशियो आपको दे रखा है, डायरेक्ट डेंसिटी पूछ रहा है। डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट रखो, सारी वैल्यू आपको दे रखी है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको 1000 ले लेनी है, जी की वैल्यू दे रखी है, 1+E की वैल्यू भी हमको दे रखी है। इससे यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 15.89 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम में 6 मीटर की स्पान है, पॉइंट लोड इस पे लग रहा है कितना? 50 किलो न्यूटन। अब ये कहाँ लग रहा है ये पूछा नहीं, और हमको रिएक्शन बतानी है। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन से पॉइंट पे रिएक्शन बतानी है। तो एक कंडीशन ही ऐसी बनती है जिस पर दोनों रिएक्शन बराबर बराबर आती है। कब? जब पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा हो। जब 50 किलो न्यूटन का लोड इसके सेंटर पे लगेगा तो रिएक्शन इसकी हाफ हाफ आ जाएगी, यानी 25-25 रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये नेटवर्क एनालिसिस से पूछा गया है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का प्रश्न है जिसमें आपको कुल अवधि बतानी है। तो कुल अवधि की कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम इस लाइन से कैलकुलेट करेंगे 6 + 8 + 4। दूसरी बार हम कैलकुलेट करेंगे 6 + 8 + 0 + 7। और तीसरी बार हम कैलकुलेट करेंगे 6 + 4 + 7। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग आएगा उसको ही हम टाइमिंग लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग आएगा वो 6, 8 और 0 और 7 इन सबको ऐड करेंगे तो 21 दिन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 21 दिन। अगला जो प्रश्न है कि कौन सी जो स्केल होगी जिससे कि हम 3 डायमेंशंस को नाप सकते हैं कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तीनों डायमेंशंस को नाप सकते हैं। तो वो एक ही स्केल है, वो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल से हम तीनों डायमेंशंस को एक साथ नाप सकते हैं। अगला इक्वेशन ऑफ टफनेस इंडेक्स की बात कही है। तो टफनेस इंडेक्स होता क्या है? मॉडुलस IP/IF फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कैंटिलीवर का आपको दिया गया है एक डायग्राम जिसमें आपको पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। कैंटिलीवर भी में इजी है, आपको करना क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस हर एक लोड का निकाल लीजिए। तो 30 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस आपकी 3 है, फिर ऐड करते चलाई जाइए 10 इंटू जो भी ये डिस्टेंस आती है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 169 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये भी डायरेक्ट आपका IAS कोड से प्रश्न पूछा गया है कि आपका 40 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज है एग्रीगेट, इसके लिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना रहता है। तो यदि कंक्रीट की जो मैक्सिमम साइज है 10 mm की है तो 208 kg अपन वाटर यूज करेंगे, और यदि 20 mm की साइज है कंक्रीट की तो अपन 186 यूज करेंगे, और यदि 40 mm की साइज है तो अपन जनरली 165 किलो वाटर यूज करेंगे। तो इसमें 40 mm की साइज के लिए पूछ रहा है तो 165 अपना आंसर हो जाएगा। 165 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टर्म, कौन से टर्म को हम फिनिशिंग के लिए, मोटर जॉइंट की फिनिशिंग के लिए काम में लेते हैं, तो वो पॉइंटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका शियर फोर्स डायग्राम पूछा, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर लोड लग रहा है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही क्या होता है कि सपोर्ट रिएक्शन है बराबर बराबर आएंगी और वो कितनी आ जाएगी, लोड का आधा आ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लोड का आधा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बॉक्स टाइप का शेप बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले जो दो प्रश्न देखने को मिले हैं ये ऑटोकैड से रिलेटेड है। प्रश्न पूछा गया है कि ऑटोकैड में कमांड जो यूज करते हैं Ctrl+Q, क्यू का जो कमांड यूज करेंगे ये क्वाइट के लिए यूज करते हैं। जनरली कंप्यूटर में क्वाइट के लिए जनरली Ctrl+Q यूज करते हैं। क्वाइट का मतलब क्या है, एग्जिट करने के लिए। एग्जिट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्जिट। होता क्या, क्यू दबाने से, कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, जो उसमें खुला हुआ है वो एग्जिट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ऑटोकैड में कौन सी कमांड से हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं, तो एरे की सहायता से हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो ये थे टोटल 120 के 120 प्रश्न, जो कि 40% नॉन टेक्निकल से संबंधित थे और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से संबंधित है। आई होप ये जो सारे सॉल्यूशन मैंने बताए हैं ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो इससे हिसाब से आप पेपर का एनालिसिस करके बता सकते हैं। पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इजी पेपर था। वैसे ये पेपर रिजेक्ट हो गया था, इसके बाद में थोड़े दिनों बाद ही दूसरा पेपर करवाया गया था डिग्री वालों का। डिप्लोमा वालों का तो रिजेक्ट नहीं हुआ था, डिग्री वालों का रिजेक्ट हुआ था। तो ये इसके बाद में इसका दूसरा पेपर भी हुआ था, उसका भी सॉल्यूशन मैं कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।